अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान और मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कौमी असम्बली में अदालती हवाले से जो इस वक्त बिल था वो भी मंजूर कर लिया गया है। अदालती इस्लाहात का बिल पेश किया गया है और असम्बली में शिकवार मंजूरी उसकी हो चुकी है। मोहसिन दावड़ की जानिब से बिल में तरमीम भी पेश की गई जिसे मंजूर कर लिया गया। बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया और ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तमाम हलकों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से बहुत उजलत से काम लिया गया है इस बिल को पास करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखिए, उजलत से काम लिया गया। ये इस बिल के ऊपर डिबेट भी हुई और जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने इससे पहले अपना काम मुकम्मल किया हुआ था और कल जब इस बिल को पेश किया गया तो सबकी राय ये थी कि इसको कमेटी में भेजा जाए ताकि उस पर फर्दर जो है वो डिस्कशन हो जाए। तो वो भी आज मुकम्मल हो गई और फिर उसके बाद इस बिल को जो है वो पेश कर दिया गया और मंजूर भी मेरे ख्याल से हो गया है शायद अब। तो ये जो बिल है बेसिकली इसमें सुओ मोटो की जो पावर है वो रहती है सुप्रीम कोर्ट के पास। और जनरली स्पीकिंग दुनिया के अंदर जो सुओ मोटो का रिवाज जो है उस तरह नहीं है। पाकिस्तान में ये रिवाज ज्यादा पाया जाता है कि एक फर्द वाहिद किसी भी इशू के ऊपर सुओ मोटो उठा लेता है और फिर वो जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करती है और वो फिर मामला वहीं खत्म हो जाता है। ना राइट ऑफ अपील रहता है, ना जो है वो, और ये मफाद आमा का मामला सुओ मोटो होना चाहिए। तो इसके ऊपर वो अथॉरिटी आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि फर्द वाहिद की जगह इसको मिनिमम 3 मेंबर की कमेटी जो है वो इसके ऊपर फैसला करेगी। तो मैं समझता हूँ एक जमहूरी अमल ऐड हो गया सुप्रीम कोर्ट में और उसके साथ साथ जहां एक जहन काम करता है वहां 3 जहन होंगे और वो आला अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस होंगे। तो जो फैसले होंगे वो 3 गुना यानी कि ज्यादा पायदार होंगे। अच्छा राना एहसान साहब, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर हमें क्या एग्जांपल मिलती है इस लिहाज से? और जब अरकान पार्लियामेंट गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये फैसला बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था। तो ये पहले क्यों ना हो सका? हुकूमत को इस इक़दाम की अचानक क्यों जरूरत पड़ी? देखें, जो डेवलप्ड ममालिक हैं वहां तो सुओ मोटो का रिवाज नहीं है, क्योंकि सुओ मोटो का ये मतलब है कि आपने, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सारे कोर्ट आपने स्किप कर दिए, जो लोअर कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हैं, वो स्किप करके आप सुप्रीम तरीन कोर्ट में चले गए और फिर राइट ऑफ अपील भी वहां मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीके से जो सुनवाई हो रही है अगर मिसाल के तौर पे, तो उसके साथ भी उसकी राइट्स को मजरू करने के मुतरादिफ है कि उसके पास वो राइट ऑफ अपील नहीं है या वो जो मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर मामला चल सकता है वो नहीं होता और डायरेक्ट एक ही दफा सुनवाई होती है और एक ही दफा उस पर फैसला हो जाता है और वो मामला खत्म हो जाता है। तो ये दुनिया में रिवाज मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये रिवाज है और ये ट्रेडिशन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुओ मोटो लेते हैं, तो अब उसका जो मैकेनिज्म बना दिया गया है वो फर्द वाहिद या कह लें एक डिक्टेटोरियल जो एक सिस्टम था उसको खत्म करके एक जमहूरी अमल विद इन द सुप्रीम कोर्ट आ गया है कि उसके ऊपर थॉट प्रोसेस जो है मफाद आमा के मामले के ऊपर बेहतर हो जाएगा, उस पर डिस्कशन हो जाएगी। और ये अब जो उजलत की बात है, या पहले क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। पहले हो जाता तो शायद इस मुल्क के अंदर जो बहुत डैम फंड हमने देखे बनते हुए और हर यानी कि एक कुछ मक्खी भी उठती थी तो उस पर भी सुओ मोटो ले लिया जाता था, तो वहां सवाल उठते थे। देखिए, आज पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसकी दुनिया में जो रूल ऑफ लॉ की रैंकिंग है वो 132वां नंबर है 140 में से। तो हम सिर्फ 8 नंबर रह गए हैं कि दुनिया की लोएस्ट रैंकिंग जुडिशरी जो है वो बन जाए। तो ये इस्लाहात होगी तो यहाँ अपनी साख जुडिशरी की जो है वो बेहतर होगी और ये जो डिवाइड नजर आ रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन राना साहब, आप ये समझ रहे हैं अदलिया को मजबूत करने की कोशिश जो हुकूमत कर रही है उसमें कामयाब हो सकेगी? अगर हम वजीर आजम की बात करें, जिस तरह से कल उन्होंने कमेंट किया है चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, बिलावल ने आज जिस तरह से डायरेक्टली नाम लिया चीफ जस्टिस का और यही कहा जा रहा है कि अपने फैसलों में वो आइन को तोड़ते हैं। मरीम नवाज भी बारहा ये कह चुकी हैं कि जो पलड़े हैं तराजू के वो बराबर नहीं हैं। तो इस तरह से तनकीद आप समझते हैं मुनासिब है अदलिया पर? देखिए, तनकीद तो हर अदारे पे की जा सकती है
और तनकीद की कोई बेसिस होनी चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। और जब आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स की बात करते हैं तो तनकीद उनके फैसलों की बुनियाद पे की जाती है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ एक 63A की जो तशरीह की गई, वो तकरीबन 99% जो लॉ ऑफ अटर्निटी है उस पर एग्री करती है कि वो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। अब री राइटिंग, अब आइन बनाना तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो मामला नहीं है, या उसकी तशरीह ऐसी कर देना जो कि बंदा पढ़े तो समझ ना आए कि ये वहां लिखी गई है। तो जब इस तरह की क्वालिटी के फैसले होंगे तो जाहिर सी बात है फिर तनकीद करना बनती है। अब देखिए, एक बड़ा बेसिक सा मामला है आजकल जो चल रहा है कि क्या ये जो बेंच है, जो फैसला आया ये सुओ मोटो के ऊपर, वो 4-3 है या वो 3-2 है। अब अगर एक सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो फैसला है उसके अंदर विद इन सुप्रीम कोर्ट एक बेसिक से मामले पे जो है वो तनाजा खड़ा हो जाए कि ये 4-3 है या ये 3-2 है, तो ये आपको बताता है कि मामला ठीक नहीं चल रहे, और जो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं उन पे सवाल उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूं फिर तनकीद करना बनता है, क्योंकि तनकीद अगर होगी तो दुरुस्तगी आएगी। अब अगर एक सुप्रीम कोर्ट अपना खुद ये फैसला नहीं कर सकती कि ये 4-3 है या 3-2 है, और वहां जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हैं उसमें ये एक कह लें कि एंजाइटी पाई जाती है, एक कंफ्यूजन पाई जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मामलात कैसे हल करने हैं? तो मैं समझता हूं कि ये तनाजा खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। अगर आपके राना एहसान साहब, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई, फिरौन तक का जो लफ्ज उन्होंने यूज किया, मैं जरूर आपका कमेंट इस पर भी लेना चाहूंगी। अच्छा, फिर ख्वाजा आसिफ की भी स्टेटमेंट सामने आई है। अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा इदारा ज्यादा सुपीरियर है। तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर रहे हैं, ईवान सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। नहीं, देखिए, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम तरीन अदारा होता है। वो उसने कानून बनाना होता है, उसने कानून की शक्ल अगर तब्दील करनी है तो वो पार्लियामेंट ही वो अदारा है जो ये सारे मामलात कर सकता है, और वो अपने कानून के जरिए ऑथराइज करता है मुख्तलिफ अदारों को कि उन्होंने किस कानून के तहत चलना है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पाकिस्तान का आइन इस मामले में क्लियर है। जहां तक जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो उसने कानून के मुताबिक अपने चलना होता है, और फैसलों, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये पार्लियामानी मामले जाते हैं तो वो उनसे तशरीह मांगते हैं, या वो उनसे मांगते हैं कि इसका जो जहां अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं रुकावट आ जाए या फंस जाए तो वहां उनसे तशरीह के लिए रुजू किया जाता है। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का एक अपना रोल है, उसने कानून के मुताबिक चलना है या कानून को तशरीह कर सकता है, लेकिन वो कानून बना नहीं सकता। वो कानून जो है वो इन्वेंट नहीं कर सकता, वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है, वो क्लैरिटी ला सकता है कि इस कानून का मतलब क्या है या किस तरह। लेकिन जो पार्लियामान है वो एक सुप्रीम अदारा है इसमें, और ये आपको आइन, ये पाकिस्तान का 1973 का आइन उसको सुप्रीम तरीन अदारा डिक्लेयर उसके मुताबिक है। ठीक है। एहसान साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं कामरान खान, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं अब उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए, और जो तमाम मामला है ये अब उन्हें रेफर कर देना चाहिए पंजाब KPK को, और जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ये रेफर कर देना चाहिए, खुद रिज़ाइन दे देना चाहिए। देखें, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जिस चीज पे सुओ मोटो लिया गया वो पहले 9 मेंबर का बेंच था, उसमें से 2 जजेस ने कहा कि वो उस हियरिंग में नहीं बैठेंगे और वो पीछे हट गए, पीछे रह गए 7 में से 2 ने फैसला किया कि सुओ मोटो की सुनवाई नहीं बनती, और फिर बाकी 5 जब वो नया बेंच तश्कील किया गया, उन्होंने जिन 2 डाइसेंटिंग जजेस थे उनके फैसले को इंक्लूड किया, तो फिर ये हकीकी मानों पे ये फैसला बना 4-3 के लिहाज से। तो सुओ मोटो की सुनवाई जो फैसला दिया गया, जो डायरेक्शन GCP को दी गई, वो बनती ही नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी का फैसला है। तो यही आर्ग्यूमेंट कल अटॉर्नी जनरल साहब भी चीफ जस्टिस साहब को दे रहे थे, और आज भी अदालत में
इसी चीज के ऊपर बहस हुई कि ये जो मेजॉरिटी फैसला है वो तो था कि ये चीज रद्द हो गई है, सुओ मोटो रद्द हो गया है, तो ईसीपी किसके अहकामात वो माइनॉरिटी का फैसला मान रहे थे। तो इस लिहाज से अगर इस चीज के ऊपर चीफ जस्टिस साहब बजिद रहते हैं और इस मामले को फर्दर ड्रैग करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कहेंगे कि क्या ये डिक्टेटरशिप चल रही है, क्या यहाँ जो बाकी जो मेजॉरिटी जजेस ने अगर एक फैसला कर दिया तो क्या आप उनको तकनीकी बुनियादों पे या आप उनके फैसलों को रद्द कर देंगे? और अगर आप रद्द कर देंगे तो फिर तो कुछ फिर ये डिक्टेटरशिप का जो कहा गया तो उससे तो फिर ये मिलता है ना जी, फिर ये एक जमहूरी तरीके अगर मेजॉरिटी। लेकिन एहसान साहब हम यही देख रहे हैं कि जो भी तमाम डिसीजंस हैं पार्लियामेंट में होने चाहिए, वो तमाम फैसले सियासतदान खुद ही अदालतों में लेकर जाते हैं। अपनी मर्जी के फैसले नहीं आते हैं तो फिर अमेंडमेंट करनी शुरू कर दी जाती है। पीटीआई के अगेंस्ट कोई फैसला आ जाता है, वो अदलिया पर तनकीद शुरू कर देता है। आप लोगों के अगेंस्ट कोई फैसला आता है, आप अदलिया पर तनकीद करनी शुरू कर देते हैं। हक में फैसला आता है तो उसी अदलिया को बचाने के लिए सड़कों पर भी आ जाते हैं। नहीं, अगर तो ये अमेंडमेंट जो हम लेके आए हैं, अगर तो ये एक जमहूरियत का अमल जो है वो नहीं लेके आ रही सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं आपसे एग्री करूंगा। अगर ये अमेंडमेंट जो है वो चीजों को और फर्दर ट्रांसपेरेंट नहीं कर रही तो फिर मैं आपसे एग्री करूंगा। अगर फर्द वाहिद या एक डिक्टेटोरियल मैनर से जिस तरीके से हिस्टोरिकली मामला चलते रहे, सुओ मोटो मिसयूज भी होते रहे और उसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत और अवाम ने उठाया, अगर वो चीज रुक नहीं रही तो फिर मैं आपकी तनकीद को वेलकम करूंगा। लेकिन ये एक मेरिट बेस्ड के ऊपर जो है ये बिल लाया गया है जो आगे फर्दर जुडिशरी की साख को बेहतर करेगा। नंबर एक। देखें, दूसरा मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों को मिलके हल कर लेने चाहिए और वो फोरम पार्लियामेंट है। जब वहां फेल हो जाते हैं, और ये बदकिस्मती है कि आज ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो आपस में बातचीत नहीं कर पाती, लेकिन वो भी मैं समझूंगा कि इमरान खान उसका ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो हुकूमत में थे तब भी उन्होंने सेंसस के साथ या कंसेंसस के साथ मामलात नहीं चलाए। उन्होंने कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को वाइप आउट कर दें। आज भी वो बातचीत नहीं, और ये उनका मौकफ है कि मैं दहशतगर्दों से बातचीत कर लूंगा, मैं अलहदगी पसंद से बात करूंगा, लेकिन मैं इनसे नहीं बात करूंगा। तो मैं समझता हूँ ये फेलियर डेफिनेटली एक फेलियर है सियासतदानों का और सियासी जमातों का ओवरऑल, कि वो आपस में अपने मामला नहीं हल कर पाते और ये कोर्ट के अंदर ड्रैग होते हैं मामला, और कोर्ट के अंदर भी हम देखते हैं कि एक डिवाइड पाया जाता है। राना एहसान साहब, अब इसका आप समझते हैं कि इसका कोई रद्द-ए-अमल या रिएक्शन भी आ सकता है? अगर किसी तरह की भी वकला तहरीक का आगाज होता है तो गवर्नमेंट की आप क्या स्ट्रैटेजी देखते हैं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट तमाम मामलात को अगेन टैकल कर पाएगी? दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं वो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर हैं। देखें, अगर कोई वकला इस तहरीक को सपोर्ट करेगा कि सुओ मोटो का हक एक बंदे के पास होना चाहिए और फिर राइट ऑफ अपील भी नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वो वकला या वो वकील जो है वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं समझता कि क्या होती हैं एक आदमी की या एक अदारे की, और वो किस तरीके से वो फिर कानूनी मामलात को ही नहीं समझता। अगर सुओ मोटो का रिवाज अच्छा रिवाज है और वो उसको सपोर्ट करता है तो वो भी बड़ी एक अजीब सी बात होगी कि वो लॉ का स्टूडेंट, वो लॉयर जो है वो कैसे इस इक़दाम को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। तो ये तो इसको तो मैं समझता हूँ पूरी लॉयर कम्युनिटी को तो सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको तो खुशी मनानी चाहिए कि ये एक चीज जो आज से शायद 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी वो आज आके 2023 में जो है ये पीडीएम की गवर्नमेंट कर रही है, तो इसको तो वेलकम करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि कोई लॉयर्स की तहरीक इस बिल को जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी और इसके खिलाफ जाएगी या तहरीक निकालेगी, ये वजह नहीं बन सकती। ठीक है एहसान साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने जब असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने भी कुछ उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनके लिए होते रहे हैं। वो खान साहब को लाडला कहते रहे हैं, फ्रॉडिया कहते रहे हैं, और खान साहब आप लोगों को डाकू या चोर कहते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम राना सनाउल्लाह की बात करें तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं या फिर अब इमरान खान का वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा, तो दोनों तरफ से ही हम देख रहे हैं अब मुज़ाकरात की जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। नहीं, देखिए, ये जो इमरान खान साहब को जब सपोर्ट मिली और जो 11 साल की एक प्लानिंग थी
उनको इक़्तिदार में लाने की, ये चीज़ें तो अब ये मीडिया में आ चुकी हैं, अवामुल नास के पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि मुझे जो है वो हम बिल पास कराते थे, इनकी सपोर्ट से हम सेनेट में नंबर पूरे कराते थे, और वो ये चीज़ें मामलात भी अवाम के सामने आ चुके हैं। इनके अपने सदर, पीटीआई के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि इनकी नैपियां चेंज होती रही हैं। तो ये सारी ये हकायक हैं, आज पाकिस्तान की तारीख के हकायक हैं। और देखें अब जो उन्होंने, इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने जब से एक आईनी तरीके से पीडीएम ने हुकूमत ली तो उन्होंने आलमी साजिश का इल्जाम लगाया। लेकिन इस वक्त फैक्ट्स का जायजा लिया जाए तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई जो सपोर्ट है लोगों का वो उनके हक में है। फिर ज़मीनी इंतखाबात में जिस तरीके से शिकस्त हुई, पीटीआई वहां पर भी बाजी मार गई, और फिर जो एक हमेशा से एक कहा जाता रहा कि पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो बर्गर बच्चे हैं या मम्मी डैडी क्लास है या एलीट क्लास है, तो हमने देखा कि उन्होंने भी बहुत टफ टाइम दिया ज़मान पार्क में जो सिचुएशन बिल्ड होती रही। तो इस वक्त हर सिचुएशन में इमरान खान साहब एक स्टेप आगे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की जो ये ऑपोजिशन का अभी दौर जो शुरू हुआ, उन्होंने आलमी साजिश से शुरू किया जो बेनकाब हो गई, जिससे खुद वो यू टर्न उन्होंने ले लिया। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च की, आर्मी चीफ की जो तकर्री थी उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए, और वहाँ जो है वो अपना एक अमल दखल करने के लिए वो भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद देखिए, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा कि महंगाई है और आवाम तकलीफ में है और एक मुश्किल वक्त से एक आम आदमी गुजर रहा है, उसका गुजर बसर आजकल मुश्किल है, उसका हमें ज़रूर नुकसान है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी एक हमें बदहाल मईशत मिली जहां डॉलर्स की लिक्विडिटी का क्राइसिस था और एक जो है ट्रस्ट पैदा हुआ था आईएमएफ का और पाकिस्तान की रियासत के साथ। हमने आके क्या किया? हमने आके तो सिर्फ आईएमएफ की शराइत पूरी की है। हमने तो आईएमएफ का मुआहदा बहाल करने की कोशिश की है। क्या हमें नहीं पता था कि बिजली महंगी करने से, पेट्रोल महंगा करने से हमारी सियासी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कम होगा? लेकिन हमने वो फैसले किए जो ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता और आज शायद 5 गुना ज्यादा मुश्किलात का सामना होता आवाम को। तो हमने तो वो फैसले किए। और अब इमरान खान ने झूठ के ऊपर सियासत की, इमरान खान ने प्रोपेगेंडा के ऊपर सियासत की। तो मैं समझता हूं कि जो पॉपुलैरिटी का एक फेक लबादा ये ओढ़े बैठे हैं, ये उतर जाएगा जब इलेक्शंस आएंगे। जब इलेक्शन आएंगे तो देखेंगे तब रिजल्ट्स क्या होते हैं। रहनुमा नून लीग राना एहसान अफजल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक अहम फैसले के ऊपर एनालिसिस आपके साथ इन प्रोग्राम शेयर करें। सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। बिल कौमी असम्बली में अब जनाब मंजूर हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है शोएब शाहीन साहब, रावलपिंडी बार के एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे जानते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। अब ये बिल मंजूर हो चुका है, सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि हुकूमत को इस इक़दाम की क्यों जरूरत पेश आई? शोएब साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल कौमी असम्बली से अभी मंजूर कर लिया गया है और अब ये बिल सेनेट में भेजा जाएगा। 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और ख़ास तौर पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किया गया और अब इसे सेनेट भेजा जाएगा। और इस बिल से मुतालिक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना है कि अदालती इस्लाहात दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की एक कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी ये बिल मंजूर कर लिया गया है और अपोजिशन की जानिब से काफ़ी इस पर बात की जा रही है। यही कहा जा रहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम कराएगी ये हुकूमत। नहीं, इसमें तसादुम की तो कौन सी बात है कि लामहदूद इख्तियारात तो ज़ाहिर है किसी के पास भी नहीं होते। जब अदलिया एग्जीक्यूटिव के जो है डोमेन में जाकर जो है वो करेगी, फैसले करेगी, तो मेरे ख्याल में हमें बहुत सोचना होगा कि हम इदारों में तवाज़ुन कैसे कायम करें। हर इदारा अपने डोमेन में रहे। एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात अदालती फैसलों के जरिए नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत से मामलात हैं पाकिस्तान में जहाँ पर एग्जीक्यूटिव ने जो है को पीछे हटना पड़ा है और जो है जुडिशरी को वहाँ पर अपनी इंक्रोचमेंट की है। जहाँ पर तो मेरे ख्याल में अब तय होना चाहिए, चीजों को बहुत आगे जाना चाहिए
और हमें ये तय करना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि एक मामला क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव जो है या पार्लियामेंट अदालत से कहे कि फुलां केस फुलाना सुने बल्कि फुलां अदालत सुने। ये तो नहीं सकता कि ये एग्जीक्यूटिव को ये पाबंदी तो नहीं लगा सकता है कि वो अदालत को डिक्टेट करना शुरू कर दे। ये तो नहीं हो सकता है ना। इसी तरह से अदालत भी ये जो भी ले उसमें देख तो ले कि जनाब क्या ये मामला ऐसा है कि जिसके लिए हमें 100 मोटर ले रहे हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें तमाम इदारों को अपने दायरों में रहना है। तमाम इदारे को अपने दायरे, हर इदारे को अपने दायरे में रहकर कारकर्दगी करनी है। हमें बहुत परेशानियां हो रही हैं। पाकिस्तान पिछले कई बरसों से इस सूरत हाल का जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसका शिकार हो रहा है और ये हमें अक्ले कुल जो है वो किसी फर्द को या किसी इंस्टीट्यूशन को अकेले कुल नहीं समझना है। अच्छा लगारी साहब, आप टाइमिंग किस तरह की देखते हैं इस वक्त ये बिल के मंजूर होने की? दूसरा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 184(3) के तहत जो पुराने केसेस हैं वो भी रिकंसिडर किए जाएंगे। जैसे नवाज शरीफ इस वक्त वतन वापसी के हवाले से खबरें भी उनकी गर्दिश में है, तो आपको लगता है कि उनको भी कुछ रिलीफ मिल जाएगा इसके तहत? मिलना चाहिए इसलिए कि हमें नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो कुछ पारसा हैं या आसमान से उतरे हैं, उनके साथ खसूसी रियायत होनी चाहिए, लेकिन उनको दबोचा गया, उनको पकड़कर इस तरह से किया गया कि जैसे एक टारगेटेड विक्टिम किया गया। 400 केसों में से आपने एक केस को चूज किया और 400 केसेस को आपने नहीं देखा। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि चूंकि ये तय कर चुकी थी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कि इनको हटाना ही हटाना है, तो ये जो भी तरीका आया उस पर इस्तेमाल किया गया, कोर्ट को आगे लगाया गया। ये अदालतों का एहतराम, बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं हम। ये कैसे हो सकता है कि वो बैठकर जो है वो मारियो पूजो का नावल पढ़ना शुरू करते हैं? ये तो नहीं है ना कि आप जो है वो नावल उठाए और गॉडफादर नावल को पढ़ना शुरू करते हैं और आप सिसिलियन माफिया कहना शुरू करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन लगारी साहब, दूसरी जानिब जो अदलिया पर खुलेआम तनकीद की जा रही है, क्या वो भी दुरुस्त आप उसको समझती हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं स्टेटमेंट कोट करती हूँ, वो कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा, फिर फिरौन जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। ये भी आप तर्ज अमल दुरुस्त समझते हैं? मेरा ख्याल है कि फिरौन का लफ्ज सबसे पहले उन लोगों ने इस्तेमाल किया था जिन लोगों ने अदलिया बहाली की तहरीक चलाई थी। ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे अली अहमद कुर्द ने, ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे एतजाज एहसन ने, और ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे चौधरी निसार के लिए। और जनाब जस्टिस साकिब निसार ने जितना अपनी हुदूद से बाहर जाकर जो फैसले किए या जो ऑब्जर्वेशन दी थी वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तारीख का हिस्सा है। उनका क्या काम था कि वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में जाकर कहें कि मैंने डैम बनवाना है? क्या डैम बनवाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है? आज तक किसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जिम्मेदारियां अपने सर ले सकती है कि हमने जो है फुला हुकूमत चलानी है, फुला पुल बनाना है और फुला सड़क बनानी है, फुला शाहराह बनानी है? ये कहाँ से होता है? ये कैसे होता है? तो मेरे ख्याल में हमें जरूर देखना चाहिए कि जुडिशरी अपने डोमेन में रहकर काम करे और आजादाना काम करे और खुलकर काम करे। लाखों इंसान अब तो एक और तमाशा होता है कि अदालतों के तयशुदा फैसले उनको दोबारा ले जाया जाता है और उन पर दोबारा जो है वो नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, बल्कि फैसले कर दिए जाते हैं। तो अब तो ये तो अगर एक ही कोर्ट एक फैसला कर चुकी है आज से 20 साल पहले, ये कैसे हो सकता है कि उसी फैसले को दोबारा उठाकर अब उसके ऊपर दोबारा फैसले करना? ठीक है, लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने भी हमें ज्वाइन किया। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो बिल मंजूर किया गया है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब लाया खान साहब बारहा इस बारे में कह चुके हैं और वकला को भी ये कह चुके हैं कि वकला को इस पर एक तहरीक शुरू करनी चाहिए। ये अदलिया और पार्लियामेंट को आमने सामने लाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमेशा कानून के तालिब इल्म के तौर पर ये पढ़ा और हमें ये पढ़ाया और समझाया सिखाया गया कि कानून साजी कभी भी पर्सन स्पेसिफिक या पॉलिटिकल मकासद के लिए नहीं होनी चाहिए, अवामी मफाद में होनी चाहिए। तो कल रात से ये शब खून मारा एक बार फिर पीटीएम की हुकूमत ने। फर्क सिर्फ ये है कि माजी में सन 97 में जब मुस्लिम लीग नून ने ये काम किया था तो तने तनहा किया था, इस बार पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला लिया और पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से हमला ही इसको आप समझ लें कि एक ऐसे वक्त में जब इंतहाई अहम केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है और आप
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की इख्तियारात को कम करना या इस तरह की रिफॉर्म्स की तरफ की आड़ आप जी आप साथ मौजूद है, सुन पा रहे हैं आवाज? अगर मौजूद नहीं तो सवाल लगारी साहब आपकी जानिब में करना चाहूंगी। अब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला लिया और पार्लियामेंट की जानिब से अदलिया पर हमला किया गया, क्या कमेंट करेंगे? जी लगारी साहब आप सुन पा रहे हैं? लगारी साहब से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अली मोहम्मद खान भी हमारे साथ मौजूद थे और उनका इस हवाले से यही कहना था कि ये जो फैसला है ये हुकूमत की जानिब से बदलत में किया गया है। एक केस अदालत में मौजूद था और उस हवाले से जिस तरह से आज कानून साजी की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसको किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं करेगी, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इस पर मजीद बात की जाएगी। शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर रावलपिंडी बार एसोसिएशन। शुएब साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी जो पुराने केसेस थे जिन पर सुमोटो लिया गया था, अगर हम नवाज शरीफ के केस की बात करें, आपको लगता है कि नवाज शरीफ को भी अब रिलीफ मिल सकता है जो कानून साजी आज की गई है? अभी तो बहरहाल ये बिल है, जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और प्रेसिडेंट के पास अभी पावर है 15 दिन के लिए वो उनको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। जब ये केस वापस जाएगा और उसके बाद भी 10 दिन उनके पास है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, 25 दिन बाद अगर जाकर ये आईन कानून अगर बनता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी कानून वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करता, यानी उसका इतलाक मुस्तकबिल के लिए तो होता है, माजी में नहीं होता। तो अगर माजी में करने की कोशिश करेंगे तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम होगा। फर्ज करो तो इसलिए इसमें एक और ये चैलेंज हो सकता है, नल हो सकता है, अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आज इस पोजीशन पे हैप्पीली कि जब असेंबली भी इनकम्प्लीट है और जब आपने कंसल्टेशन भी नहीं की, बार काउंसिल से नहीं की, बार एसोसिएशन के साथ भी नहीं की और उसके मुताबिक आपने प्रॉपर्ली डिस्कशन भी नहीं की और ऐसा कानून को बनाने जा रहे हैं जो आर्टिकल 184(3) की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 184(3) के जो पावर्स हैं उसको तब्दील अगर करना है या उसमें अमेंडमेंट लानी है तो उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो अदालत इस्तेमाल करती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंड करना पड़ेगा। इसलिए अपील का राइट अगर देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में देना पड़ेगा। आप उसको एक सब लेजिस्लेशन जिसको बोले एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा देंगे तो ये इलीगल होगा, ये इसकी वायरीज को चैलेंज किया जा सकता है। फिर ये जो टाइमिंग्स हैं वो बड़ी अहम है, इन टाइमिंग्स में इनको लाना ये बदनीयती को जाहिर करता है और यही जाहिर करता है कि सिर्फ अपने केसेस को डिले करने, ड्रैग करने और अपने केसेस को लंबा करने की नीयत से ये लाया गया है। जिस तरह से शोएब साहब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रही है और हमने पहले माजी में भी देखा है कि सदर साहब जो हैं उन्होंने कुछ मामलों में डिले किया। क्या उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं कि वो मामले में मजीद ताखीर कर सकते हैं? और दूसरा जो वकला बरादरी है उसमें इस बिल की मंजूरी के हवाले से क्या लहर है? क्या कोई वकला तंजीम जो है कोई तहरीक शुरू की जा सकती है उनकी जानिब से भी? लेकिन पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार है, जैसे नैब लॉ में उन्होंने किया था, वो इनको वापस रिटर्न कर सकते हैं जो कि 15 दिन के अंदर 15 दिन में जब ये रिटर्न करेंगे तो फिर ये दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए करेंगे। रिकंसिडरेशन करने के बाद अगर इनकी ओपिनियन यही रहती है कि नहीं ये हम इस कानून हम अमल दरामद कराना चाहते हैं तो फिर 10 दिन है, उसके बाद फिर 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट साहब उसको साइन करने के पाबंद हैं। फिर यानी 25 दिन का टाइम वो ये दे सकते हैं। बाकी जहां तक काउंसिल बार एसोसिएशन का ताल्लुक है, आज भी हमारा इजलास जारी है, हो सकता है कि ये वन ऑफ द एजेंडा आइटम जो है वहां भी डिस्कस हो और हम अपना मुस्तकबिल का लाए अमल बनाएंगे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, देखिए वो अच्छी अमेंडमेंट्स है वो होनी चाहिए, हम ये कहते हैं, लेकिन उसके लिए कानून कायदे का इतलाक होना चाहिए, मुनासिब तरीके से डिस्कशन हो, उसको पर्सन स्पेसिफिक लॉ नहीं बनने चाहिए जिसका नुकसान या फायदा किसी एक पार्टी या किसी एक फर्द को हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर रावलपिंडी बार एसोसिएशन शुएब शाहीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड
इवनिंग रफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि रमज़ान की मुनासबत है और अफ्तारी की भरपूर तैयारियां होती हैं और उसके बाद कुछ मीठा खाने को भी अनवार पूरे दिन की फास्टिंग के बाद दिल करता है कि कुछ अच्छा लजीज जिसमें मीठा भी जरा कंट्रोल्ड हो और अगर ऑर्गेनिक यानी कि फलों के जरिए अगर हो, आप पूरा अपना वो करते हैं शुगर मतलब जो क्रेविंग होती है अगर आप वो ले रहे हैं तो फिर क्या ही बात है। लेकिन जनाब आज हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं और अनफार वो ये है कि स्ट्रॉबेरी का जो खेतों से मार्केट तक का सफर है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन जो मार्केट तक का सफर है ये यहाँ पर रुकता नहीं है। मार्केट से जब घर आती है स्ट्रॉबेरी तो उसके बाद भी अक्सर लोग अनवार उसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाते हैं। और स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है कि जिसकी क्लीननेस जो है वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसमें जो गर्द या जो मट्टी है वो बहुत अंदर तक रहती है। तो लोग अक्सर मैंने देखा है कि सिर्फ सादे पानी से उसको निकाल लेते हैं। बहरहाल ये आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे। जलालपुर भटिया की ज़रई जमीन यूं तो तमाम फसलों की बेहतर पैदावार के लिए बहुत जरखेज है, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी की फसल भी वसी पैमाने पर काश्त की जाने लगी है। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की फसल की काश्त में काफी मेहनत दरकार होती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी की फसल से काश्तकार को अच्छी खासी आमदन भी हासिल होती है। स्ट्रॉबेरी खुश जायका होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। स्ट्रॉबेरी के काश्तकार ताज़ा स्ट्रॉबेरी तोड़कर मंडी ले जाते हैं जो हाथों हाथ बिक जाती है और इन दिनों काश्तकारों को मुनासिब कीमत भी मिल रही है जिससे काश्तकार खुश दिखाई देते हैं। जलालपुर भटिया स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई हुई है। स्ट्रॉबेरी की फसल ते बहुत ज्यादा मेहनत करनी पौंदी है, बहुत ज्यादा खादा पानियां पौंदियां ने, बहुत ज्यादा स्प्रेवा करनियां पौंदियां ने, बहुत ज्यादा हल्ला मारनियां पौंदियां ने, विचों अलूद पटना पौंदा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पौंदी है। शहरी खेत से ताज़ा स्ट्रॉबेरी का फल खरीदने को तरजीह देते हैं। स्ट्रॉबेरी बाजार में 200 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जाती है। हमारे शहर जलालपुर भटिया के करीब स्ट्रॉबेरी के खेत लगे हुए हैं। हम यहाँ आते हैं और यहाँ से मीठी स्ट्रॉबेरी लजीजा फ्रेश यहाँ से लेकर जाते हैं। माह रमजान का महीना है और अफ्तारी टाइम जो कि इसका जूस बनाकर पीते हैं। हुकूमत को चाहिए कि खादों और ज़रई अद्वियात की कीमतों में कमी करने के साथ साथ बैरूनी ममालिक के साथ फलों की बरामदात का मुआहदा भी करे ताकि मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे के साथ साथ काश्तकारों की आमदनी में भी इजाफा हो। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया।